मैं बचपन से ही साफ सुथरा और हैंडसम दिखता हूँ। मेरी दीदी को हमेशा ये डर सताता रहता था कि बाहर की चपली लड़कियां मुझ पर नजर न गड़ा लें। इसीलिए विदेश जाने से पहले उन्होंने मुझे पैक करके अपने बिजनेस के सबसे बड़े जानी दुश्मन के घर पर छोड़ दिया। शुइंग, जरा मेरे भाई का ख्याल रखना। मुझे किसी काम से विदेश जाना पड़ रहा है। मुझसे अपने भाई की देखभाल करवाना चाहती हो? तुम पक्का होश में तो हो ना? अरे, वैसे तो हम दोनों जानी दुश्मन हैं, पर बचपन के लंगोटिया यार भी तो हैं। तुम बस उसका ख्याल रखना। पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैं एक एक पाई चुका दूंगी। पैसों की कोई जरूरत नहीं है। बस आज चेन को मेरे पास छोड़ जाओ। ये लड़की इतनी जल्दी कैसे मान गई, वो भी बिना पैसों के? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे अभी विदेश जाना ही था और मुझे डर था कि आज चेन पर बाहर की आवारा लड़कियों की गंदी नजर न पड़ जाए। बहुत सोचने समझने के बाद मुझे लगा कि मो शुइंग के पास ही वो सबसे सुरक्षित रहेगा। मो शुइंग की पर्सनल लाइफ एकदम क्लीन है। उसके आसपास कभी कोई लड़का नहीं देखा गया, तो वो पक्का चेन पर कोई बुरी नजर नहीं डालेगी। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं, मेरा भाई बहुत सीधा साधा है। तुम उसे परेशान नहीं करोगी। दो परिवारों की दुश्मनी का इस बच्चे से क्या लेना देना? कितनी बकवास करती हो। ठीक है, मैं ज्यादा फालतू बात नहीं करूंगी। तुमने हाँ कह दिया, बस काफी है। आज चेन, अगले 2 महीने तुम इन्हीं के साथ रहोगे। इसके बाद दीदी ने तुरंत पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को मेरा सामान अंदर रखने का इशारा कर दिया। मैं एक तरफ खड़ा था, मेरा मन गुस्से और असंतोष से भरा हुआ था। ये तो बिल्कुल अजीब और बेतुकी बात थी। मुझे जबरदस्ती एक अनजान औरत के हवाले किया जा रहा था। दूसरी तरफ खड़ी मो शुइंग के होठों पर एक हल्की छिपी हुई मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, किसने सोचा था कि जिस शख्स के बारे में मैं दिन रात सोचती थी, वो खुद चलकर मेरे जाल में आ फांसेगा। सुयू ने बॉडीगार्ड्स को सारा सामान अंदर रखते हुए देखा और फिर मो शुइंग की तरफ मुड़कर कहा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, चेक कर लेना। और हाँ, अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इस पर थोड़ी कड़ी नजर रखना। बाहर के लोग इसे हमेशा घूमने फिरने के लिए बुलाते रहते हैं। जिन लोगों के इरादे ठीक ना हो, उन्हें इससे दूर ही रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उन लोगों जैसी नहीं हो जो सिर्फ शक्ल देखकर लट्टू हो जाते हैं। तुम मेरे भाई को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। क्या मजाक है? भला कौन सी औरत अपने पसंदीदा इंसान की शक्ल देखकर लट्टू नहीं होती? अब जब किस्मत ने खुद इसे मेरे पास भेजा है, तो मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। मो शुइंग ने मन ही मन सोचा। सुयू ने नीचे झुककर समय देखा और उसकी आवाज में हड़बड़ाहट आ गई। मेरी 12 बजे की फ्लाइट है, अब देर हो रही है। तुम्हें मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं चलती हूं, तुम यहां वहां मत भटकना। सुयू अपनी बात पूरी करके जल्दी से कार में बैठ गई। मैं कार को दूर जाते हुए देखता रहा और अपनी जगह पर खड़े खड़े एक ठंडी आह भरी। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी एक सौंधी सी खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैंने अपनी आंखें नीचे की तो सामने एक बेहद शालीन और खूबसूरत आंखें थीं। एक पल के लिए तो मैं सुध बुध खो बैठा और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तुम क्या करना चाहती हो? सू चेन ने सोचा कि अगर इसने मुझे डांटने या सबक सिखाने की कोशिश की तो मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। मो शुइंग की नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। उसकी आवाज बेहद कातिलाना और मदहोश कर देने वाली थी। काफी देर हो गई है, चलो अब अंदर चलें। ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो गया ताकि वो पहले अंदर जा सके। मुझे इतनी देर से वहां खड़ा देखकर मो शुइंग के तेवर थोड़े सख्त हो गए। क्या बात है? क्या मेरा रूप इतना कातिलाना है कि तुम्हारे पैर ही नहीं चल पा रहे? मेरी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। पहले आप चलिए। मो शुइंग को मेरे दिमाग की खुराफात का अंदाजा नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आज चेन को किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना है। अब नखरे मत करो, जल्दी अंदर चलो। मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। मैंने उसके पीछे की सड़क की तरफ देखा और वहां से 9-2-11 होने के बारे में सोचने लगा। मो शुइंग ने मेरे इरादे भांप लिए और उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। तुम्हारी दीदी ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो तभी जा पाओगे जब वो खुद तुम्हें लेने आएगी। मैंने जोर से हूं किया और पलटकर विला के अंदर चला गया। जब बस न चले तो हार मान लेने में ही भलाई होती है। अगर आज चेन सचमुच यहां से भागने की जिद करता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। मो शुइंग ने राहत की सांस ली। मैं लिविंग रूम में गया और सीधे सोफे पर बैठ गया। मेरा कमरा कहाँ है? सू यंग मास्टर, दूसरी मंजिल पर जाते ही जो पहला कमरा है वही आपका है, एक नौकरानी ने जवाब दिया। मुझे वो कमरा नहीं चाहिए, मुझे कॉरिडोर के ठीक सामने वाला कमरा चाहिए। संयोग से उसी समय मो शुइंग अंदर आई तो मैंने तुरंत अपना लहजा बदलते हुए बड़ी शिष्टता से कहा, आपने मेरी दीदी से वादा किया था कि आप मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। मैं तो बस अपनी पसंद का एक कमरा मांग रहा हूं। कोई बात नहीं, मेरा मास्टर बेडरूम खाली करके इसे दे दो, मो शुइंग ने कहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कमरे का जिक्र मैंने यूं ही मजाक में किया था वो असल में उसका खुद का मास्टर बेडरूम था। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सच में नहीं चाहिए। तीसरी मंजिल पर मेरे लिए कोई भी कमरा ढूंढ दीजिए। सू यंग मास्टर, तीसरी मंजिल पर कोई बेडरूम नहीं है।
मो शुइंग पास आई और एक ग्लास पानी मुझे देते हुए बोली, इस घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम हैं, तुम कोई भी एक चुन लो, जो चाहो वो ले सकते हो। बिजनेस की दुनिया में पल भर में बड़े फैसले लेने वाली इतनी बड़ी मालकिन खुद मेरे लिए पानी का ग्लास लेके खड़ी थी। ये उनके उस ठंडे और बेरुखे रूप से बिल्कुल अलग था जो वो दुनिया को दिखाती थी। मैं बस टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा, अपनी नजरें हटाना ही भूल गया। मो शुइंग मेरे इस तरह देखने से थोड़ी शर्मा गई, पर खुद को संभालते हुए बोली, क्या मेरे चेहरे पर कोई कांटा लगा है? नहीं तो। मो शुइंग को लगा कि मैं उसके रूप के जाल में फंस गया हूं, जिससे उसका दिल अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसकी आवाज और भी हल्की हो गई। चुन लिया तुमने? तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? कोई भी चलेगा, आप ही चुन लीजिए। आप जिस कमरे में रहेंगी मैं भी उसी में रहूंगा, मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। मो शुइंग ने मेरी तरफ एक बेहद गहरे और रहस्यमयी अंदाज से देखा। पास खड़ी नौकरानी भी दंग रह गई, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकली है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब, जो कमरा बच जाएगा वो मुझे दे देना। मो शुइंग मुस्कुराई और नौकरानी को आदेश दिया, काफी देर हो चुकी है, पहले गेस्ट रूम तैयार करो और इसे वहां ठहराओ। नौकरानी सिर झुकाकर चली गई। मैंने नौकरानी को जाते हुए देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, थैंक यू। ये सुनते ही मो शुइंग का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसे ये औपचारिक थैंक यू बिल्कुल पसंद नहीं आया, और न ही हमारे बीच की ये दूरी पसंद थी जो हमें अजनबी दिखा रही थी। मैंने पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट पिया। तभी मेरी जेब में रखा फोन बज उठा। मैंने फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी और चुपके से मो शुइंग की तरफ देखा, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। आज चेन का ये छुपाने वाला अंदाज साफ बता रहा है कि वो नहीं चाहता कि मुझे पता चले कि किसका फोन है। मो शुइंग को कुछ अजीब लगा और उसके मन में एक अनहोनी की आशंका होने लगी। वो आगे बढ़ी और सोफे पर मेरे ठीक बगल में बैठ गई। सोफा उसकी तरफ थोड़ा झुक गया। मैंने जैसे ही अपना सिर घुमाया, मेरी नजरें सीधे उसकी आंखों से टकराईं। किससे बात कर रहे हो? आज चेन, तुम्हारे पास किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है? वो मेरी दीदी की दोस्त हैं। मो शुइंग के सवाल का जवाब देने के बजाय मैं उठ खड़ा हुआ और जानबूझकर उससे थोड़ी दूरी बना ली। मो शुइंग की आंखें प्यार और शरारत से भरी थीं। मैं फोन पर लगातार सफाई दिए जा रहा था, मैं सच में घर पर हूं। वो मेरी दीदी की सहेली हैं, कोई और नहीं है। मो शुइंग की आवाज सुयू से बिल्कुल अलग थी, इसलिए फोन पर मौजूद झो यी आसानी से पहचान सकती थी। उधर मो शुइंग मुझे इस तरह हड़बड़ी में सफाई देते देख जलन से भुन गई। उसने जानबूझकर अपनी आवाज और भी ऊंची और मादक की, आ चेन, काफी रात हो गई है, चलो अब मेरे साथ ऊपर कमरे में सोने चलो। मेरी आंखें अचरज से बड़ी हो गईं। इसने अभी अभी क्या कहा? सुचेन, तुम आखिर कहां हो? तुम किसके साथ सोने जा रहे हो? फोन पर लड़की चिल्लाई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इससे पहले कि मैं पूरी बात कहता, फोन कट गया। मैंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और मो शुइंग की तरफ देखा। आपने अभी क्या बकवास की? अब सब गड़बड़ हो गया, उसे गलत फहमी हो गई है। क्या गलत फहमी? यही कि हमारे हमारे बीच कुछ अजीब रिश्ता है। बात मेरे मुंह तक आ गई थी, पर मैं उसे पूरी तरह कह नहीं पाया। मैंने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपनी दीदी से सुना था कि मो शुइंग से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए मैं उसे कुछ भी कड़वा बोलकर नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने बात पलटने के लिए कहा, आपने अभी मुझे आ चेन क्यों बुलाया? कुछ मिनट पहले तक तो आप मेरा पूरा नाम लेकर बात कर रही थी। क्यों? मैं इस नाम से नहीं बुला सकती क्या? ऐसा नहीं है, बस थोड़ा अजीब लगता है। मेरी ये बात सुनकर मो शुइंग का मूड पल भर में ठीक हो गया। जिसका फोन था, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने शर्माते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। बिल्कुल नहीं। क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताओ, मैं तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूं कि वो कौन सी नासमझ लड़की है जो मेरे मर्द पर डोरे डाल रही है। मो शुइंग ने मन ही मन सोचा, सच में मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, वो बस एक अच्छी दोस्त है। आपने मुझसे वादा किया है कि आप दीदी को कुछ नहीं बताएंगी। भले ही अभी रिलेशनशिप ना हो, पर जल्द ही होने वाली है। मो शुइंग को खामोश देख मेरा दिल बैठने लगा। मैं घबरा कर तुरंत बोला, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूं। मैं घबराहट में इतनी तेजी से उठा कि मेरा पैर मो शुइंग के घुटने से टकरा गया। अचानक एक बेहद खूबसूरत और भीनी खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। मैं सन्न रहकर उसे देखने लगा। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। मेरा पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तुमने क्या कहा? मैं हड़बड़ाहट में खड़ा होने की कोशिश करने लगा, पर पता नहीं घबराहट की वजह से या किसी और कारण से मेरा बायां पैर दाहिने पैर में उलझ गया और मैं दोबारा गिर पड़ा। लेकिन इस बार मैं सोफे के हत्थे को नहीं पकड़ पाया। मैं जल्दी जल्दी लड़खड़ाते हुए उठा और वहां से दुम दबाकर भाग निकला। क्लमजी पपी, ठीक से चल भी नहीं पाता। मो शुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई बुद्धू पिल्ला नहीं हूं।
मैं ऊपर से चिल्लाया। मेरे गुस्से में भागने के अंदाज को देखकर मो शुइंग ने एक गहरी और बेबस सांस ली। मैं तो सचमुच इसके प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी हूं। मैं अपने कमरे में गया, हाथ मुंह धोया और फोन की स्क्रीन को देखने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था। ये अब मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूं? मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मुझे रात भर नींद नहीं आई। पड़ोस के कमरे में मो शुइंग की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी रात भर जागती रही। अब मेरा मन कर रहा है कि चुपके से उसके कमरे में जाऊं, भले ही बस एक झलक देखने को मिले। नहीं नहीं, अगर उसकी नींद खुल गई और वो जाग गया तो वो मुझे कोई साइको या अजीब औरत समझेगा। आधी रात तक इस कश्मकश में रहने के बाद उसने आखिरकार ये विचार छोड़ दिया। सुबह के 8:30 मो शुइंग डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। नाश्ता लग चुका था, पर उसकी नजरें बार बार दूसरी मंजिल की तरफ जा रही थीं। नौकरानी लियू मां उसका इशारा समझ गई और बोली, मैडम, मैं सू यंग मास्टर को नाश्ते के लिए बुला लाती हूं। मो शुइंग चुप रही, जिसका मतलब उसकी रजामंदी थी। 10 मिनट बाद मैं आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लिए और बिखरे बालों के साथ नीचे उतरा। भला कौन सा कॉलेज का लड़का सुबह 8:30 नाश्ता करने उठता है? कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। झो यी अब मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मेरे मुंह से ये बात निकल गई। ये सुनते ही मो शुइंग का चेहरा एकदम से सख्त और ठंडा हो गया। उसने कल रात ही उस लड़की के बारे में सब पता करवा लिया था। वो झो यी नाम की लड़की आजकल इस बुद्धू पिल्ले के बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। एक मामूली लड़की के लिए ये रात भर सोया नहीं। मो शुइंग ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए कॉफी की एक चुस्की ली। तो क्या हुआ? अगर तुमने कल वो अजीब बात न की होती तो यी मुझसे नाराज नहीं होती। मैं टेबल के पास बैठा और धीरे धीरे दलिया खाते हुए बड़ी सावधानी से बोला, वो क्या आज तुम मेरे साथ चलकर उसे सब सच सच समझा दोगी? मो शुइंग ने मुझ पर एक ठंडी नजर डाली और कुछ नहीं बोली। मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था कि शायद मैं नींद में हूं, जो इस जैसी खतरनाक औरत को हुक्म देने की जुर्रत कर बैठा। मैं तो खुद मौत के मुंह में जा रहा था। जब मुझे लगा कि वो कभी हां नहीं कहेगी, तभी उसकी आवाज आई, कब जाना है? क्या तुम सच में मेरे साथ चलकर उसे समझाने के लिए तैयार हो? आज तो थोड़ा मुश्किल है, क्या कल चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, आज तुम घर पे रहकर आराम करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मो शुइंग ने कहा। मुझे आज ही एक बहुत बड़ा दांव खेलना होगा ताकि कल तुम दोनों का रिश्ता हमेशा कहा के लिए खत्म हो जाए। मो शुइंग ने मन ही मन एक खौफनाक योजना बनाई।